हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्री इंडिपेंडेंस या ऐसा कहें ब्रिटिश पीरियड का कुछ कमीशन देखा था, कुछ ऐसी आपके इंस्टीट्यूशंस की बात की थी जहां से इंग्लिश एजुकेशन के तहत ब्रिटिश इंडिया में कैसे इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हुई थी, है ना। कौन से कमीशन आए थे उसकी चर्चा हमने कर ली है। तो आइए आधा जो पार्ट बचा है इसका पार्ट 2, उसकी चर्चा आज हम आज कर लेते हैं, है ना। चलिए तो चलते हैं क्लास में और उसकी शुरुआत करते हैं। आइएगा जी। तो सबसे पहला काम क्या, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा नोट्स आपको एकदम सेम ही। लेक्चर नंबर 8 है हायर एजुकेशन का। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, हम लोगों ने वुड डिस्पैच तक काम कर लिया था, है ना। वुड डिस्पैच में क्या क्या चीजें हुई थी उसकी चर्चा हमने कर ली थी। आज हम शुरू करने वाले हैं हंटर कमीशन से। तो हंटर कमीशन में क्या क्या चीजें हुई थी, आइए देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। 1882 हंटर कमीशन ऑन इंडियन एजुकेशन। देखिए यहां पे क्या हुआ था, यहाँ इवैल्यूएशन किया गया था। वुड डिस्पैच में जो जो चीजें हुई वहां उसका इवैल्यूएशन भी किया गया था। और क्या किया गया था, रिकमेंडेड मोर गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ मास एजुकेशन थ्रू दी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। जो उसके रीजनल लैंग्वेजेस थे, जो उसके आसपास के लैंग्वेज थे, उसको बढ़ाने की बात की गई। लेकिन कैसे बात की गई कि मास एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के एफर्ट की बात की गई। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू द न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड। तो भाई साहब, जो प्राइमरी एजुकेशन को न्यू डिस्ट्रिक्ट तक, नए नए जिला तक और म्युनिसिपल बोर्ड तक ट्रांसफर करने की बात करी गई। इंकरेज किया गया फीमेल एजुकेशन को आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन ऑल्सो। तो जो प्रेसिडेंसी टाउन्स होते थे उसके बाहर भी फीमेल के एजुकेशन को इंकरेज किया जाने लगा। सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। अब जो सेकेंडरी एजुकेशन था उसको दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला लिटरेरी, ठीक है, उसको लिटरेरी बोलते हैं। दूसरा लीड्स टू यूनिवर्सिटी थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। तो उसमें कहा गया कि जो भी आपका एग्जाम होगा वो यूनिवर्सिटी का, वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इसको किया जाएगा। और दूसरा वोकेशनल को आपको क्या दिया गया, वैल्यू दी गई फॉर कमर्शियल जॉब के लिए वोकेशनल एग्जाम्स की बात करेंगे। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन, तो प्राइमरी तो बेसिक था, सेकेंडरी में दो तरह की बात की गई, क्या क्या, लिटरेरी और वोकेशनल कमर्शियल जॉब के लिए, और लिटरेरी जो है वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप अपने डिग्री कंप्लीट करते हैं। कह रहा सजेस्ट द सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी हायर एजुकेशन को सेग्रीगेट करने की बात की गई। कह रहा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1882 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इन 1887। देखिए इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बोला 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की स्थापना हुई और 1887 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की स्थापना हुई थी। अब है रेले कमीशन। रेले कमीशन 1902 में रेले कमीशन आया था। क्या पर्पस है देखिएगा, कह रहा वाइसरॉय कर्जन बिलीव्ड दैट द यूनिवर्सिटी वर द फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स with a revolutionary ideologies. Hence, he constituted the commission to the review of entire university education system in India. तो इसका ये मानना था, भाई साहब, जो स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, नॉलेज, वो आपके उसका एक ही जगह है, वो है क्या, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में ही स्टूडेंट का प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसीलिए उसका एक थॉट था कि भाई साहब कमीशन को रिव्यू करने के लिए दिया जाना चाहिए कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन यहाँ पे सिस्टम आए, ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन लेड टू द यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। और इसी के रिकमेंडेशन के बेस पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया जो 1904 में आया था, है ना। आइए तो अब यहां से यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। कह रहा द एक्ट ब्रॉट ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। देख लो, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के आने के बाद गवर्नमेंट के अंडर में सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज आ गई। द की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इसका की प्रोविजंस क्या क्या था, तो कह रहा मोर अटेंशन टू स्टडी एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी। तो सबसे ज्यादा अटेंशन दिया गया स्टडी को, रिसर्च को, रादर देन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी उसको छोड़कर रिसर्च और अटेंशन दिया गया किसको, स्टडी को। द नंबर ऑफ फेलो वर रिड्यूस्ड एंड वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो फेलोशिप जिसको मिलता था, है ना, उसको रिड्यूस करा गया और उसको नॉमिनेट किया गया
गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए, द गवर्नमेंट एक्वायर्ड वीटो पावर अगेंस्ट यूनिवर्सिटी सीनियर डिसीजन। तो गवर्नमेंट क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, वीटो पावर मतलब अपने हाथ में ले लिया जो भी सीनेट के डिसीजन होते थे वो, और स्ट्रिक्टर एफिलिएशन रूल्स लगाए गए। तो ये कब का था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में। फिर 1906 में क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा इंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन इट्स टेरिटरीज। तो प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा जो थे वो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, कहां, अपने टेरिटरीज में। अब उसके बाद 1905 की बात, ठीक है। चलो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की शुरुआत की गई। नेशनल काउंसिल एजुकेशन में क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं। कह रहा है इन 1905 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन was set up in 1905 by स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर। अब जो स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर थे उनके द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की शुरुआत करी गई 1905 में। बात सही है। एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ इट, और इसकी वजह से जादवपुर यूनिवर्सिटी सेटअप हुआ। ये बात समझ में आ गई जी सर। उसके बाद बोला गया श्री रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड शांति निकेतन इन बंगाल ड्यूरिंग दिस एरा। तो इस एरा में शांति निकेतन की भी स्थापना हुई थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑल्सो सतीश मुखर्जी स्टार्टेड द डॉन सोसाइटी। सतीश मुखर्जी ने भी डॉन सोसाइटी की शुरुआत करी। कह रहा विद इन द 10 years ऑफ कर्जन रिफॉर्म्स, जो लॉर्ड कर्जन था उसके 10 साल के रिफॉर्म्स के अंदर द एजुकेशनल पोजीशन वाज रिव्यूड अगेन, और उसके बाद तो दोबारा रिव्यू किया गया एजुकेशन का पोजीशन को, एज द नंबर ऑफ कॉलेजेस ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द वर्कलोड ऑफ द यूनिवर्सिटी बिकेम हैवियर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लॉर्ड कर्जन ने जो आपका बोला था ना कि भाई यूनिवर्सिटी को शुरू करना चाहिए और यूनिवर्सिटी में ही प्रोडक्शन होता है, अब उसके 10 साल के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंक्रीज कर चुकी थी, वर्कलोड बढ़ चुका था किसका, यूनिवर्सिटीज का। कह रहा, it was the government Lord Hardinge who surveyed the situation and issued a resolution in 1913। और जो गवर्नमेंट थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना, वो सर्वे किए सिचुएशन को और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जो 1913 में आई, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। देख रहे हो एक दूसरे से कनेक्टेड है सब, है ना, तो इसको इसी तरीके से पढ़ना, इसी तरीके से याद करना। बात समझ में आई जी। अब इस यहां पे क्या हुआ, इसकी बात देखिए। कह रहा था गवर्नमेंट रिफ्यूज टू अडहेयर द डिमांड बाय लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट टू इंट्रोड्यूस कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो गवर्नमेंट क्या कर दिया, यहाँ पे रिफ्यूज कर गया क्या, कि जो लीडर्स का डिमांड था नेशनल मूवमेंट का कि भाई इंट्रोड्यूस कर दिए प्राइमरी एजुकेशन को ब्रिटिश इंडिया में भी। कह रहा है दे डिड नॉट वांट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मास एजुकेशन, बोल रहे कि वो जरूरी नहीं था मास एजुकेशन के लिए, ऐसा उन लोगों ने कहा, ब्रिटिशर्स ने। बट द अनाउंस्ड फ्यूचर पॉलिसी फॉर रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, लेकिन उसके जगह पर उन्होंने अनाउंस किया कि कैसे हम असाक्षरता, साक्षरता है ना, तो साक्षरता को मतलब असाक्षर जो है उसको हटाया जाए, है ना, इलिटरेट जो है उसको कैसे लिटरेसी में लेके आया जाए, उसको कैसे सही किया जाए। कह रहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर आस्क्ड टू टेक रिस्पांसिबिलिटी प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू पुअरर एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो जो गवर्नमेंट थे उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी लिया कि फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाएगा गरीब को और बैकवर्ड क्लासेस को। कह रहा है क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड प्राइवेट एफर्ट्स टू बी इंप्रूव्ड। देखो सेकेंडरी एजुकेशन को और प्राइवेट एफर्ट्स को इंप्रूव किया गया। One university is to be established in each प्रोविनेंस, ये भी कहा गया कि हर प्रोविनेंस में एक यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। कह रहा है इट एक्सेप्टेड द नीड ऑफ एस्टैब्लिश मोर यूनिवर्सिटीज, और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी आपका क्या बनेगा। सो इट सेड इट इज नेसेसरी टू रिस्ट्रिक्ट द एरिया over which the affiliating university have control by securing in the first instance and a separate university for each of leading province in India, and secondly create local teaching residential universities within each ऑफ दी प्रोविनेंस। तो ये तो बात सही है कि उन्होंने कहा कि हर यूनिवर्सिटी को अपना एक अफिलिएटेड कॉलेज होना चाहिए और वहां से सेपरेट यूनिवर्सिटी बनाओ, उसके तहत वहीं के आसपास के नए लोकल टीचर को हायर करो और वहां पे उसको रेसिडेंस बना के दो हर प्रोविनेंस में। ये बात इन्होंने कही। अब कह रहा है एज ए रिजल्ट दिस पॉलिसी न्यू यूनिवर्सिटीज में कैसे कैसे आया, तो बनारस और मैसूर यूनिवर्सिटी बनाया गया 1916 में बनाया गया, पटना यूनिवर्सिटी हुई 1917 में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी 1918 में और एसएनडीटी मुंबई यूनिवर्सिटी 1916 में। तो इतनी यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसके बाद आया सैडलर कमीशन, सड़ावा कमीशन कब बोलते हैं इसको, है ना, इसको कलकत्ता कमीशन के भी नाम से जाता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, है ना। आइए
क्या बोल रहा है 1917 से 19 के बीच में क्या सैडलर कमीशन का क्या कहानी था, देखिए कह रहा है, इट वाज ओरिजिनली सेट अप टू स्टडी एंड रिपोर्ट द कॉजेज बिहाइंड दी पुअर परफॉर्मेंस ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। क्यों सेटअप किया गया कि रिपोर्ट बनाने के लिए कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इतनी पुअर परफॉर्मेंस कैसे हुआ, इसके कॉजेस को देखने के लिए इसका सेटअप किया गया। However, it ended up reviewing all the university in the country, और इसका और ये खत्म कैसे हुआ कि भाई साहब सारे यूनिवर्सिटी का फिर देखो, है ना, बोलते हैं ना एक पकड़ा गया तो सारे का भी चेक करेंगे, वो हाल किया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इसका परफॉर्मेंस खराब किया, इसके चक्कर में सारे यूनिवर्सिटी का फिर रिव्यू किया गया और तब ये खत्म हुआ। ऑल्सो नोन एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। कह रहा है इट इज स्टेट दैट द इंप्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो इनका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए पहले आपको सेकेंडरी एजुकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये बात इन्होंने कही। उसके बाद क्या बोला, स्कूल शुड बी कंप्लीटेड इन 12 ईयर्स, तो 12 साल में स्कूल आपका 10+2 का स्ट्रक्चर यहीं पे आया था, इन्होंने दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोला स्टूडेंट टू इंटर यूनिवर्सिटी आफ्टर इंटरमीडिएट स्टेज नॉट मैट्रिक, तो जो यूनिवर्सिटी में एंट्री कब लेना है, बोला 10+2 करने के बाद तब स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में आपका इंटर दिया जाने लगा। क्यों, 3 साल के डिग्री के लिए, फॉर अ 3 इयर्स यूनिवर्सिटी डिग्री। तो ये बात इन्होंने कहा दिस वुड बेटर प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड मेक देम एट पार विद द यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या बोला कि भाई साहब अगर 10+2 करके आप यूनिवर्सिटी में डालेंगे ना तो वो बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा यूनिवर्सिटी के लिए और यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स को भी मैच करेगा। सो इट विल प्रोवाइड कॉलेजिएट एजुकेशन टू दोज नॉट टेकिंग अप यूनिवर्सिटी डिग्रीज। तो ये इन्होंने क्या बोला, इन्हें बोला कि कॉलेजिएट एजुकेशन दिया जाए, सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, है ना, पढ़ाया जाए इनको अच्छे तरीके से। तो ये बात इन्होंने कही। उसके बाद बोला एक मिनट क्या हो रहा है यार, हाँ, उसके बाद इन्होंने कहा सेपरेट बोर्ड फॉर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, बोर्ड अलग होना चाहिए सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए। यूनिवर्सिटी शुड फंक्शन एज ए सेंट्रलाइज्ड एंड रेसिडेंट टीचिंग ऑटोनोमस बॉडी, तो यूनिवर्सिटी को अलग करने की बात कही, है ना, कि उसका फंक्शन बिल्कुल अलग हुआ और उसके रेसिडेंट टीचिंग ऑटोनोमस बॉडी के अंदर आएंगे और सेपरेट हो जाएगा क्या, सेकेंडरी एजुकेशन। फोकस ऑन फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन पे फोकस किया गया। अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान दे रखी गई। सेटिंग अप ए सेंट्रल एडवाइजिंग बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कैब की स्थापना की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है हड़ताल कमेटी। हड़ताल कमेटी ने क्या बोला भाई साहब ऐसा है, प्राइमरी एजुकेशन, बोला प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन बट नॉट कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम, बोला प्राइमरी एजुकेशन तो देना ही है लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि आप कंपल्सरी एजुकेशन देना है, ठीक है, ऐसा बोला, नोट नीड टू ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम, इसने इनकी बात करी। और इन्होंने बोला ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड टू स्टडी इन हाई स्कूल्स एंड इंटरमीडिएट स्टेजेस वेयर एज द एवरेज स्टूडेंट शुड बी डाइवर्टेड टू द वोकेशनल कोर्सेज। हाँ, यहाँ पे बात किया गया कि भाई साहब जो डिजर्व कैंडिडेट है, जो अच्छा है, जो पढ़ने में बेस्ट है, उनको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टेज में भेजा जाए, बाकी लोगों को ना वोकेशनल कोर्सेज के लिए भेज दिया जाए ताकि वो वहां से शिक्षा ले सके, ठीक है। कह रहा है रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी टू इंप्रूव स्टैंडर्ड्स। अब देखो ये एडमिशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया ताकि यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जा सके। बात समझ में आ रहा है? देखो कैसे एक एक चीज हुई हड़ताल कमेटी में, उन्होंने बोल दिया भाई साहब क्या फालतू बच्चे को हाई स्कूल और 12th में नहीं भेजेंगे, मतलब फालतू मतलब ऐसा कि जिसको पढ़ने में मन नहीं है, किसी और चीज में मन है, वोकेशन, तो उसको ना वोकेशनल ट्रेनिंग दे देंगे, और जो पढ़ने में तेज है, थोड़ा सा उनको मन लगता है, उसी को भेजेंगे हायर एजुकेशन में। इसीलिए एडमिशन को क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ताकि यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो पाए। फोकस किया गया क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन में, और ये भी सजेस्ट किया कि स्कैब की स्थापना करी जानी चाहिए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की। अब उसके बाद 1934 में आई भाई साहब सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी की कहानी तो ऐसी है कि यूपी गवर्नमेंट ने एग्जामिनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी थी, उसकी वजह से के लिए सब आपको क्या किया था, ये कमेटी बनाई थी कि उसमें देखा जाए कि क्यों बेरोजगारी ऐसा हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। तो इसमें एक ही चीज याद रखना, यूपी गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग इसको बनाया गया था, है ना, उत्तर प्रदेश में।
कहाँ? यूपी उत्तर प्रदेश। कह रहा है रिकमेंडेड वोकेशनल एजुकेशन डाइवर्सिफाइड कोर्सेज इन 3 इयर्स डिग्री कोर्सेज इंटरमीडिएट स्टेज टू बी एबोलिश्ड। तो बोल रहा भाई इंटरमीडिएट स्टेज को एबोलिश करने की बात कहा गया, वोकेशनल एजुकेशन, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज की बात इन्होंने करी। उसके बाद आ जाता है जी अबॉट वुड रिपोर्ट। अबॉट वुड रिपोर्ट क्या है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। कह रहा है इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल। तो इन्होंने रिकमेंड क्या किया कि भाई साहब ऐसा है इंग्लिश मीडियम को इंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे। यूनिवर्सिटी देखो दो बातें इंग्लिश की हुई, कहाँ कहाँ बताओ तो सर एक तो वो डिस्पैच में किया गया था, एक उसके बाद, ठीक है। और वहां पे स्कूल कॉलेज दोनों बात की गई, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे बात की गई कि यूनिवर्सिटी लेवल पे इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन को एकदम बना रिकमेंड किया गया कि भाई इंग्लिश मीडियम में ही यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद बोला गया स्टडीड प्रॉब्लम्स इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये किसने बोली? अबॉट वुड रिपोर्ट ने। कह रहा रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक्स, एग्रीकल्चर स्कूल्स ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चरल स्कूल्स खोला जाए, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस खोले जाएं और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कर दी जाए। बात इतनी ही सी थी। अब आते हैं वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन इन्होंने बात करी थी, देखिए जाकिर हुसैन कमेटी होगी है ना, उस बेस पर हुआ था। आइए इसको भी देखते हैं क्या ये बोल रहे हैं। कह रहा है कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन in Wardha and formulated a committee under the Zakir Hussain for basic education। तो इन्होंने जाकिर हुसैन के तहत मतलब जाकिर हुसैन कमेटी के तहत बेसिक एजुकेशन की बात की, वर्धा एजुकेशन की बात की, है ना। इन्होंने क्या बोला? द स्कीम फोकस्ड लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी की बात की गई, विच वॉज बेस्ड ऑन गांधी जीज आइडियाज पब्लिश्ड इन हरिजन। तो गांधी जी के आइडिया पर बेस्ड हरिजन में जो पब्लिश हुआ था उसकी बात की गई कि हम लर्निंग करें लेकिन एक्टिविटी के तहत सिखाते हुए, है ना, प्रैक्टिकल लर्निंग करें। और उनके बेस पर क्या बात हुई? कह रहा बेसिक हैंडीक्राफ्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। तो जो बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसको सिलेबस में ऐड किया जाए, जैसे महात्मा गांधी खुद ही सिलते थे वो वाला ना वो। तो द फर्स्ट 7 years ऑफ स्कूल टू बी फ्री एंड कंपलसरी। तो भाई साहब 7 साल पहले उन्होंने बोला कि 7 साल तक का जो बेसिक एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है हिंदी एज ए मीडियम टिल क्लास 7 एंड इंग्लिश फ्रॉम क्लास 8 ऑनवर्ड्स। तो क्लास 7 तक इंग्लिश हिंदी मीडियम की बात की गई कि हिंदी सिखाया जाना चाहिए क्लास 7 तक, 8 क्लास से आपको इंग्लिश की शिक्षा देनी चाहिए। और हमारे पेरेंट्स ऐसे ही पढ़े हैं, 7वीं क्लास तक तो उनको हिंदी पढ़ाई जाती थी, 8वां क्लास में ABCDEFG उससे निकले गांधी जी, मतलब ऐसी शिक्षा दी जाती थी। कह रहा दीज आइडियाज वर नॉट इंप्लीमेंटेड ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ड्यू टू स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 2। तो भाई साहब ये आइडिया जो है इंप्लीमेंट नहीं हो सका, क्यों? क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रेजिग्नेशन दे दिया था। अब जो लास्ट आज का है वो है सार्जेंट रिपोर्ट। क्या कहता है? सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे कैब के द्वारा प्लान किया गया भाई कैब की, यहाँ दो बातें हुई, एक तो कैब के एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई, दूसरा बात यूनिवर्सिटी आपका ग्रांट कमीशन को एस्टेब्लिश करने की बात की गई, जिसको पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट भी कहा जाता है। आइए तो क्या बात की, क्या बोल रहा है? फ्री प्राइमरी एजुकेशन 3 से 6 ईयर एज ग्रुप के बच्चों के लिए फ्री प्राइमरी एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 से 11 ईयर ग्रुप के लिए बच्चों के लिए, हाई स्कूल टू सेलेक्टेड स्टूडेंट्स 11 से 11 से 17 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए हाई स्कूल को में डालना चाहिए, जो वो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को इंप्रूव किया जाना चाहिए। टेक्निकल, कमर्शियल एंड आर्ट्स एजुकेशन को इसको इंप्रूव किया जाना चाहिए। फोकस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ मेंटली फिजिकली हैंडीकैप्स। तो फोकस किया जाना चाहिए टीचर्स पे, है ना, टीचर्स ट्रेनिंग पे, फिजिकल एजुकेशन पे और एजुकेशन मेंटली फिजिकली हैंडीकैप पे, ये सारे पे ध्यान देना चाहिए। ऑल्सो नोन एज स्कीम ऑफ पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट, इसको और क्या बोलते हैं? पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट कहा जाता है। इंडिया रिकमेंडेड सेटिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डेवलपमेंट इन इंडिया, और रिकमेंड क्या किया था कि भाई यूजीसी को सेट करो, यूजीसी को आप लेकर आओ। तो इन्होंने इतनी बात की। ट्रस्ट मी, इतना पढ़ने के बाद ना आपका, मुझे नहीं लगता कि अगर देखो थोड़ा बहुत तो एक आध दो की नहीं बात कर सकता, लेकिन 99% तक आपका ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए तो खैर 1-8% कहां से भी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सारा चीज मैंने पढ़ा दिया, ऑलमोस्ट सारा चीज पढ़ा दिया। 1-8% अगर कुछ
रह गया हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन ये पढ़ने के बाद आपको ना फिर लगेगा कि हाँ हायर एजुकेशन में हमने सारी चीजें पढ़ ली, और इसका एक लिंक्ड है, वो लिंक बना के चलिएगा। ठीक है, स्टोरी वाली बात है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कभी एग्जाम के टाइम में फिर से रिवाइज कराऊंगा, तो मैं स्टोरी बताऊंगा, लेकिन आप एक एक चीज को भी समझें, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और आप समझें, अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कर दें ताकि जिनको जरूरत है उनको मिल जाए। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।